नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है, बहुत पुरानी है और घटना है 2018 की, लेकिन ट्रायल इसका ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और हफ्ते 10 दिन में ही इसके फैसले आने की सूचना है और इसीलिए ये इतने दिन पुरानी ये हत्या आज सुर्खियों में है। बात राजस्थान के झालावाड़ जिले की है। 14 फरवरी 2018 को शाम करीब 8:30 बजे झालारा पाटन भवानी मंडी मार्ग पे रेलवे का एक पुल है, रलायता पुलिया, उसके पास चेतन प्रकाश गलाना जो आईबी के एक अफसर थे, उनकी बॉडी कह लें या उनका शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ मिला। दरअसल हुआ ये था कि वो जब चले थे रेलवे स्टेशन से, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था कि मैं 1 घंटे में यानी कि 6 बजे तक अपने घर पहुँच जाऊँगा। ट्रेन का जो टाइमिंग है वो करीब 1 घंटे का था और 6 बजे उन्होंने पहुंचने की बात बताई थी। 7 बजे के 7:30 बजे तक जब वो नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो फिर उनकी पत्नी अनीता ने अपने सास ससुर और रिश्तेदारों को फ़ोन करके सूचना दी। ये सूचना दी कि वो ट्रेन पर जब बैठे हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब तक वो नहीं आए हैं और हो सकता है वो झालावाड़ स्टेशन पर पहुंच गए हों। ज़रा देखिए कोई ऐसी बात हुई है क्या, क्योंकि करीब 1.5 घंटे हो गए हैं। वो पैदल ही अगर चले होते तो घर तक 10 मिनट में पहुंच जाते। तो उनके एक रिश्तेदार थे मनमोहन मीना, वो अपना स्कूटर लेके झालावाड़ स्टेशन से और रास्ते की तरफ उनको तलाश करते हुए गए। तो उन्होंने देखा कि झालारा पाटन भवानी मंडी मार्ग पर रेलवे की रलायता पुलिया के पास एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। नज़दीक जाकर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो वही थे, चेतन प्रकाश गलाना जो आईबी अफसर थे। वो फ़ौरन उन्होंने हल्ला मचाया, गाड़ी मंगाई, तुरंत उनको लेकर एआरजी हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि ज़ाहिरा तौर पे उनके शरीर पर कोई निशान नहीं है और जहाँ वो पड़े हुए मिले थे वहाँ का मौका मुआयना करने पर किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला और पुलिस की सूचना पर इनके माता पिता, चेतन के माता पिता, वो रामगंज मंडी में रहते थे, वहाँ से वो लोग भी सब झालावाड़ आ गए। दिल्ली से जब कभी भी झालावाड़ उनको अपनी पत्नी के पास आना होता था, दिल्ली में पोस्टेड थे चेतन प्रकाश गलाना आईबी में, वहाँ से जब आते थे तो रामगंज मंडी में रुकते थे, क्योंकि वहाँ उनके माता पिता रहते हैं। वहाँ से ट्रेन से वो झालावाड़ पहुँचते थे अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए। चेतन के पिता महादेव मीणा ने झालावाड़ थाने में अपने बेटे की मृत्यु से संबंधित एक एप्लीकेशन दी और पुलिस ने उसको इत्तफाकिया इंसिडेंट मानकर उसे दर्ज कर लिया। उसको राजस्थान में मर्ग या मृग कहते हैं, जो इस तरह से इत्तफाकिया इंसिडेंट दर्ज किया जाता है और वो 174 सीआरपीसी में इसको दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 14 को ये डेड बॉडी मिली थी। 15 को चेतन के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद चेतन का विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। हालांकि पुलिस ने इसको इत्तफाकिया या इंसिडेंटली हुई एक घटना की तरह दर्ज किया था, लेकिन चूंकि आईबी अफसर का मामला था और आईबी के भी बड़े सीनियर अफसर इस मामले में ये जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हुआ है,
इसलिए संदिग्ध परिस्थितियों की इस मौत को पुलिस ने हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। 3 महीने बीत गए आईबी अफसर के मौत के। तमाम आईबी अफसरों और पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी कोई बात खुल नहीं रही थी और फिर उनके पिता महादेव मीना के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कोर्ट में अपने बेटे के प्री प्लान्ड मर्डर का शक जाहिर करते हुए इस्तगासा दायर कर दिया। इस पर कोर्ट ने भी पुलिस को इसमें हत्या का मामला दर्ज करके नए सिरे से और नए एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए। मृत्यु के यानी डेथ के यानी संदिग्ध हत्या के 3 महीने बाद अप्रैल 2018 में झालावाड़ के सदर थाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। उस समय के जो एसपी थे झालावाड़ के आनंद शर्मा, उनको भी ये लगा कि ये इतना सीनियर अफसर है आईबी का और इसकी हत्या हुई है या आत्महत्या की है या एक्सीडेंट है, इसका कोई पता स्पष्ट रूप से नहीं चल रहा है, इसका पता लगना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने उस समय के एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना सदर के थाना प्रभारी संजय मीना, कुछ कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स रखे गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईबी अफसर के इस संदिग्ध मौत के मामले में चेतन प्रकाश के साथियों से, उनके साथ के कर्मचारियों से, परिचितों से, दुश्मनी रखने वाले लोगों से जिनके बारे में जानकारी हो कि फलां से रंजिश चल रही थी, उन सब से पूछताछ की। पुलिस टीम रामगंज मंडी गई। वहाँ पर रालायता पुलिस पुलिया के पास आसपास घटनास्थल का कई बार दौरा भी करके पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर बात क्या हुई थी। पुलिस को 3 बिंदु ऐसे थे जिन पर उनको इन्वेस्टिगेशन करना था। पहला, क्या चेतन प्रकाश गलाना की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है? नंबर 2, क्या ये उनकी आत्महत्या है? नंबर 3, क्या ये हत्या है? ये बेसिकली इन 3 ब्रॉड लाइंस पर उस पूरी टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया। पहली बात तो ये कि हत्या की बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही थी, क्योंकि चेतन के शरीर पर हाथापाई का कोई निशान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी तरह के एंटी मॉर्टम इंजरी का जिक्र नहीं था। लेकिन पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था, जिसका जवाब पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, कि चेतन जब झालावाड़ जा रहे थे तो ट्रेन से उतरकर, रामगंज मंडी से झालावाड़ जा रहे थे तो ट्रेन से उतरकर रलायता पुलिया कैसे पहुंच गए? उनका डेस्टिनेशन झालावाड़ था। झालावाड़ पहुंचने के पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की थी और ये कहा था कि बस मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। उतरने और पैदल चलने के सब टाइम कैलकुलेट करने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन बॉडी उनकी बीच में रलायता पुलिया के पास मिली। तो पुलिस को यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पहुँचे कैसे और मौत कैसे हुई। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम जो इन 3 ब्रॉड लाइंस पर काम कर रही थी, उसने सबसे पहले चेतन के डेली रूटीन का पता लगाया। उसके बाद उनके दोस्तों, परिचितों, उनसे अदावत रखने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ की। चेतन प्रकाश के जो ऑफिस के कर्मचारी थे साथ के, उनसे भी बातचीत की गई और सुराग तलाशने के लिए रामगंज मंडी, जहां वो अपने माता पिता से मिलने आए थे, और वहीं से झालावाड़ स्टेशन की वहीं से रेलवे स्टेशन गए थे, जहां से उन्होंने टिकट लेकर झालावाड़ के लिए उनको जाना था। उसमें कई बार, दसियों बार इस पुलिस टीम ने दौरा किया और साइबर टीम ने भी कई जगह के मोबाइल टावरों का रिकॉर्ड निकलवाया। साथ ही चेतन के घर परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त की, घर वालों से पूछताछ की। इसी पूछताछ में एक छोटा सा क्लू ये मिला कि चेतन का पत्नी अनीता के साथ रिलेशन पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं था। ऐसा अनीता के घर वालों ने बताया, ऐसा चेतन के घर वालों ने बताया कि कुछ गड़बड़ थी इसमें। तो 25 जून 2018 को पुलिस ने अनीता को गिरफ्तार कर लिया। जब चारों तरफ से सीडीआर से पता लग गया, इससे पता लग गया, लोगों की पूछताछ से पता लग गया,
पति के को जो कॉल्स जाती थी, जिस समय जितनी बात होती थी, बहुत छोटी-छोटी कॉल, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इससे पता लग गया। तो फिर अनीता को पूछताछ के लिए पुलिस चेतन की हत्या के संबंध में थाने पर ले आई। कोई सीधे-सीधे बताने से रहा और यही हुआ कि अनीता ने कुछ भी सीधे से बताने से इनकार कर दिया। वही हुआ फिर जब पुलिस अपने पर आई, उसमें जो महिला थाने का जो महिला का पोर्शन होता है, महिलाओं का, जहाँ महिला कांस्टेबल्स ड्यूटी के लिए बैठती हैं या अपना काम धाम करती हैं, वहीं पर ले जाया गया। 4 अच्छी महिला कांस्टेबल्स लगाई गईं और उन्होंने शिद्दत से पूछताछ की, अच्छी वाली पूछताछ, श्रेणीबद्ध पूछताछ, और बहुत समय नहीं लगा। 1.5 घंटे की पूछताछ में ही अनीता टूट गई। उसने बताया कि उसका संबंध, उसका प्रेम संबंध, उसका गहरा संबंध पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर से था और पति की हत्या प्रवीण राठौर उसके 3-4 साथियों ने मिलकर की थी, जिसकी मुझे पूरी जानकारी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति रास्ते से हट जाए। कांस्टेबल प्रवीण का चेतन की पत्नी अनीता से अफेयर था। अफेयर कोई ये नया नहीं था, बचपन का इन लोगों का अफेयर चल रहा था। और इसको लेकर जब अनीता का दूसरा बेटा हुआ, पहला बेटा तो पहले ही हुआ था, लेकिन जब दूसरा बेटा हुआ तब ये और इंटेंस हो गया इन लोगों का विवाद, क्योंकि चेतन का ये कहना था कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मेरी संतान हो ही नहीं सकती, जो भी कैलकुलेशन उसने किया हो। दूसरा, उसका ये कहना है कि न तो तुम पे और न हम पे, दोनों पे, किसी पे इसकी शक्ल, सूरत, रंग, रोगन कुछ भी नहीं गया है और तुम्हें बताना होगा। और बल्कि उसने शंका भी जाहिर की कि जो कांस्टेबल प्रवीण है, जिसका बहुत ज़्यादा आना जाना था घर पे, कि शायद ये उसका बेटा हो। फिर जब इस संबंध में सबसे दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद जब उसने कहा कि ये हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता, विवाद बहुत ज़्यादा हुआ, तो एक दिन चेतन ने अपनी पत्नी अनीता से कहा कि मुझे अब हर हाल में इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना होगा, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि ये मेरा नहीं, प्रवीण का बेटा है। ये बात उसी दिन प्रवीण राठौर को पत्नी अनीता ने बता दी कि उसे शक हो गया है, जल्दी ही हम लोगों का भांडा फूटने वाला है। और तभी प्रवीण राठौर ने उसको मारने की तैयारी शुरू कर दी, रास्ते से हटाने की तैयारी शुरू की। इसके पहले कि कोई डीएनए टेस्ट हो जाए और उसका भांडा फूट जाए, तो वो उसको रास्ते से तुरंत और तत्काल हटाना चाहता। और तभी से उसने 4-5 महीने के भीतर 4 बार उसको मारने का अटेम्प्ट किया और 5वीं बार वो अपने इरादों में कामयाब हुआ। असल में उसका बैकग्राउंड भी प्रवीण का कुछ इस तरह था कि वो पहले झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम में तैनात था। स्पेशल टीम का मतलब जो क्रिमिनल्स, विशेष प्रकार के क्राइम, विशेष प्रकार के क्रिमिनल, लॉ एंड ऑर्डर से दूर बड़े क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, वो स्पेशल टीम में था। बाद में वो डिप्यूटेशन पे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में चला गया और एसीबी में भी वो झालावाड़ में ही तैनात रहा। घूम टहल के वो वहीं तैनात रहा जहां अनीता की तैनाती थी। अनीता सरकारी स्कूल में मास्टर थी। पुलिस कांस्टेबल होने के नाते प्रवीण को ये पता था कि मर्डर किस तरह से किया जाए कि पोस्टमार्टम में कुछ ना आए, बाकी कहीं पर कुछ ना आए और पुलिस को ये पता न लग पाए कि इसकी हत्या कैसे हुई है। उसने हैवी डोज के नशीले इंजेक्शन को खरीद कर पहले से ही इसकी तैयारी की थी। मर्डर में जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था वो खुले तौर पर बाजार में नहीं मिलता। ये इंजेक्शन अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में ही काम आता है, जहाँ हैवी डोज के इस तरह के इंजेक्शन, नशे के इंजेक्शन, जो जैसे ये कहते हैं ना कि जब पागलपन के दौरे पड़ते हैं, बहुत पेशेंट बहुत वायलेंट हो जाता है, छोटी मोटी सोने की या नींद की दवा का उस पर कोई असर नहीं होता, तब इस तरह के इंजेक्शन हैवी डोज वाले लगाए जाते हैं ताकि कुछ देर के लिए उसका मन और चित्त शांत हो, नींद आए और उसकी गतिविधियां सामान्य होने लगें। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों का जब उसने बताया कौन कौन था, कैसे हुआ, तो फिर अनीता के साथ साथ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।
झालावाड़ में मंगलपुरा रोड पर रहने वाला रमेश चंद का बेटा प्रवीण राठौर अनीता को बचपन से, क्योंकि कक्षा 1 से ये एक साथ साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। 2008 में अनीता का चयन सरकारी टीचर के पद पर हो गया और उसी साल प्रवीण राठौर की भी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हो गई। सरकारी नौकरी लगने के बाद प्रवीण ने अनीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि तुमको भी नौकरी मिल गई, हमको भी नौकरी मिल गई, हम लोग कक्षा 1 से एक दूसरे को जानते हैं, शादी करना ही उचित होगा। लेकिन घर वालों की रजामंदी नहीं हुई, दोनों के, लड़के वालों की भी और लड़की वालों की भी, इसलिए दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में जनवरी 2011 में अनीता की शादी चेतन प्रकाश गलाना से हो गई। चेतन प्रकाश उस समय आईबी में अफसर के पद पर तैनात हो गए थे। अनीता झालावाड़ के ही असनावर गांव में के स्कूल में पोस्टिंग उसकी हो गई और उसके पति की पोस्टिंग दिल्ली में थी। दोनों अलग अलग रहते थे और चेतन महीने में एक बार, कम से कम एक बार जरूर आया करता था। कभी कभी 15-20 दिन में 2-3 दिन के लिए, जैसी छुट्टी हो सरकारी काम करने वालों को, सैटरडे संडे मिल जाए या एक दिन की बीच में और कोई त्यौहार की अगस्टेड हॉलीडे मिल जाए, एक दिन की छुट्टी ले लेंगे तो 4 दिन की छुट्टी एक साथ उनको मिल जाती है घर आने के लिए। साल 2012 में अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। पहली संतान के रूप में बेटा पाके चेतन का पूरा परिवार प्रसन्न, आनंदित, आह्लादित और प्रफुल्लित हुआ। इसी बीच प्रवीण राठौर की भी शादी हो गई। प्रवीण राठौर की पत्नी भी सरकारी टीचर हुई और उसकी नियुक्ति भी प्रवीण ने दौड़ धूप कर, कांस्टेबल था, जहाँ से पोस्टिंग होनी होती है वहाँ जाइए, चटक सलाम बनाइए, बताइए साहब कि मैं सिपाही हूँ और मेरी पत्नी या मेरे भाई या अपनी जो अपना काम कराना हो। सिपाही की एक्सेस थोड़ा ज़्यादा होती है सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, और उसने किसी भी तरह से दौड़ धूप कर उसकी भी नियुक्ति असनावर के उसी स्कूल में करा ली जहाँ पर अनीता पढ़ाती थी। प्रवीण अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए स्कूल जाता था और लेने के लिए जाता था और इसी बीच में अनीता से उसकी मुलाकात लगभग रोज होने लगी और एक ही स्कूल में थे। चेतन को भी कभी इस बात से शक नहीं हुआ। चेतन को पता था कि प्रवीण की पत्नी भी वहाँ है, वो कभी कभी जाती है, उसको लेने जाता है, छोड़ने जाता है, लाने जाता है और कभी कभी जब दोनों को लाकर वो घर छोड़ता है तो इसलिए शंका की कोई गुंजाइश चेतन को नहीं थी और वो अपनी नौकरी दिल्ली में होने की वजह से झालावाड़ में नहीं रह पाता था पूरे टाइम और इसी का फ़ायदा प्रवीण ने, इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया। जनवरी 2017 के बाद प्रवीण और अनीता लगभग हर दिन मिलने लगे। इसी समय अनीता झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में अपने माता पिता के घर रह रही थी। 2-4 बार जब माता पिता की उपस्थिति में जब प्रवीण उनके घर गया तो माता पिता ने इस पर आपत्ति की और ये कहा कि जब चेतन रहा करे तब तुम आया करो, ऐसे तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। हालांकि अनीता ने उसकी सफाई दी कि इनकी पत्नी भी मेरे साथ ही पढ़ाती हैं, लेकिन माता पिता को ये बात पसंद नहीं थी। जब ये झंझट देखी अनीता और प्रवीण ने कि वहाँ हम लोग मिल नहीं पाते हैं, रास्ते में और दुनिया देखती है, स्कूल आने जाने में बस मिलना ही मिलना हो पाता है, लिहाजा उसने हाउसिंग बोर्ड का एक मकान 35 लाख रुपए में अनीता को दिलवा दिया। उसने पैसा नहीं खर्च किया, पैसा तो अनीता का ही खर्च हुआ, लेकिन दलाली के जो 8-10 लाख उसको मिले, प्रवीण ने ये कह के कि दलाल को देना है, वो पैसा खुद रख लिया था। अनीता हाउसिंग बोर्ड के उस नए मकान में रहने लगी। प्रवीण इस मकान में बेरोक टोक आने जाने लगा। पूरा दिन और पूरी रात वहाँ पर बिताने लगा। बेटा 5 साल का था, उसको उससे बेचारे से कुछ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था और चेतन महीने में 1-8 बार आया करते थे। कभी कभार चेतन के माता पिता यानी अनीता की सास ससुर वो भी अपनी बहू के पास बच्चे से मिलने के लिए, बच्चे की लालच में कि चेतन का बेटा है, 4 साल 5 साल का है, वो भी कभी कभी आया करते थे। लेकिन वो जब भी आते थे उन्हें ये सस्पिशन होता था कि शायद प्रवीण से बात हो रही है या प्रवीण आया था या शायद प्रवीण सामान खाने पीने का दे गया है। उनको ये सस्पिशन जो आसपास की गतिविधि हैं उससे उनको होता था, तो बहुत ज़्यादा रुकते नहीं थे।
2-3 दिन में ही वो चले जाते थे। प्रवीण ने अनीता को एक मोबाइल अलग से दिलवा रखा था। कारण इसका था कि उसने कहा कि भाई तुम्हारा पति आईबी में है, तमाम लोगों के फ़ोन सुनता है, तमाम लोगों के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, तो ये कभी भी तुम्हारे फ़ोन का भी ट्रैक रिकॉर्ड निकाल सकता है, लिहाजा हम तुमको एक अलग से मोबाइल फ़ोन, अलग से सिम लगा के देते हैं, हम दोनों लोग सिर्फ उसी से बात करेंगे। अच्छा, इसी दरमियान अनीता भी गर्भवती हो गई दोबारा, मतलब 5 साल का बेटा था, वो गर्भवती हो गई। मैंने बताया कि इस बीच में जब वो गर्भवती होने की उसकी सूचना आई और 2-3 बार जब चेतन घर आया तो उसके माँ बाप ने ये बताया कि इससे कह दो बहू से कि उसको, प्रवीण को अपने घर में आने से रोके। इतना ज़्यादा आना जाना और जबकि वो गर्भवती है, हमें उचित नहीं लग रहा है। अक्टूबर 2017 में अनीता ने एक निजी अस्पताल में फिर एक बेटे को जन्म दिया और इसी दरमियान प्रवीण पूरा टाइम अस्पताल में मौजूद रहा। चेतन के घर वालों यानी चेतन के माता पिता को तब और शक हुआ जब प्रवीण ने नवजात के नैपकिन बदलने शुरू किए। वहां जितने दिन भी वो 4 दिन या 5 दिन रही होगी, उस छोटे बच्चे के, उस नवजात के नैपकिन बदलता था प्रवीण। माँ बाप बैठे होते थे, उनको ये बहुत अच्छा नहीं लगता था और उनको ये लगता था कि ये क्यों नैपकिन बदलता है, इसकी पत्नी आके नैपकिन बदले कोई बात नहीं, या खुद माँ को ये नैपकिन बदलना चाहिए। तो ये बात उसने अपनी बेटे चेतन को बताई कि अस्पताल में भी वो पूरा टाइम मौजूद रहा और दिन रात वहीं रहा, सारा सामान खाने पीने का लाता रहा। ये नवजात बच्चे के भी नैपकिन बदलने का और बाकी जो नवजात बच्चे के साथ जो भी केयर की जानी है वो वही करता है। ये बात ठीक है नहीं। वहाँ से ही फ़ोन करके चेतन ने अपनी पत्नी अनीता को बताया कि माता पिता ये बता रहे थे, ये बात ठीक लग नहीं रही है मुझे। बहरहाल जब बच्चे के होने पर वो घर आए तो उन्होंने ये कहा, बच्चे का रंग रूप देखा, बच्चे का, तो उन्होंने कहा भाई ये, और जो भी टाइम कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा नहीं है। अनीता ने कहा तुम किस तरह बहकी बहकी बात कर रहे हो? बोले मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। अगली बार आता हूँ मैं ज़रा प्रोसेस पता कर लूँ, हम इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएंगे, तभी मेरे मन में जो शक का कीड़ा है तभी दूर होगा, क्योंकि मुझे अब एकदम कन्फर्म है कि हमारा बच्चा नहीं है। ये बात जैसे ही घर, जब वो अस्पताल से लौट के आई है, उसके 4-6 दिन के 6-7 दिन के भीतर जब ये बात हुई तो अनीता ने ये बात प्रवीण को बता दी कि हमें लगता है कि हम लोगों का भांडा जल्दी ही फूटने वाला है। और इधर माँ बाप ने कह दिया था, चूंकि बच्चा होने के बाद वो अपने ससुराल में थी बच्चे की देखभाल के लिए, तो प्रवीण का वहाँ मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था और घर वालों ने बहुत सख्त ऐतराज़ किया था कि इससे प्रवीण इस घर में नहीं आएगा जब तक कि ये इसका बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता और अनीता की जो प्रेगनेंसी लीव है या चाइल्ड केयर लीव है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती। प्रवीण ने फ़ौरन गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले आरटीओ और एआरटीओ एजेंट का काम करने वाले अपने दोस्त शाहरुख से संपर्क किया। शाहरुख झालावाड़ के तोपखाना मोहल्ले का रहने वाला था। प्रवीण ने, देखिए, अक्टूबर में ये बच्चा हुआ, नवंबर में ये उसके पति को शक हुआ और दिसंबर 17 में शाहरुख को उसने बताया कि रिश्ते की एक बहन है हमारी और उसका पति उसे मारना चाहता है, इसलिए उसके पति की हत्या करनी है। वो दिल्ली में कंप्यूटर पर काम करता है, उसकी हत्या की सुपारी उसने 3 लाख रुपए दे दी चेतन को मरवाने के लिए, ये कह के कि ये मेरे बहन का पति है और बहन को मारना चाहता है। प्रवीण ने शाहरुख की शक्ल भी दिखा दी। शाहरुख ने चेतन की हत्या की जिम्मेदारी लेकर इस काम के लिए अपने कुछ साथियों को शामिल किया। प्रवीण ने अनीता के जरिए पता कर लिया था कि 25 दिसंबर 17 को वो ट्रेन से दिल्ली जाएगा। हत्यारों ने ट्रेन पर चेतन का पीछा किया। सर्दी का, अच्छा, वो ट्रेन में घूम कर ये देखते रहे कहाँ बैठा है, ताकि जब वो दिल्ली में उतरे तो पीछा कर लें और रास्ते में उसे मार दें। लेकिन सर्दी बहुत होने के कारण दिसंबर में, 25 दिसंबर की बात है, चेतन ने मुंह में रुमाल मफलर लपेट लिया था, इसलिए वो चेतन को पहचान नहीं पाए और वापस लौट आए।
25 दिसंबर को ये पहला अटेम्प्ट हुआ। उसके बाद 4 जनवरी को चेतन छुट्टी लेकर झालावाड़ आया तो उसे ट्रक से कुचल कर मारने की योजना बनाई गई। इसके लिए झालावाड़ के नला मोहल्ला के निवासी ट्रक चालक शाकिर को 20,000 रुपये दिए गए। शाकिर को ट्रक से चेतन की स्कूटी को टक्कर मारनी थी। उस दिन ट्रक पीछा करते करते पीछे ही रह गई, बीच में और सवारी आई और ये स्कूटी उसकी बहुत आगे निकल गई और ये भी 4 जनवरी का भी अटेम्प्ट फेल हो गया। 5 जनवरी को चेतन जब झालावाड़ से स्कूटी से रामगंज मंडी जा रहा था, झालावाड़ पत्नी के पास से मिलकर रामगंज मंडी अपने माता पिता के पास स्कूटी से जा रहा था, तो ये प्लान किया गया कि ट्रक से टक्कर मारकर इसको कुचल दिया जाएगा। शाकिर ने झरनिया घाटी के पास ट्रक से स्कूटर को टक्कर मारी, स्कूटी को, लेकिन उससे चेतन घायल हुआ, बहुत गंभीर रूप से नहीं लेकिन घायल हुआ और कुछ दिन में इलाज के बाद उसे घर जाने की और ऑफिस अटेंड करने की छुट्टी मिल गई। तो 3 बार ये प्रयास नाकाम हुए। फिर उसने चौथी बार उसको घर पर ही मारने की योजना बनाई। झालावाड़ से बदमाश दिल्ली के चेतन के मकान पर पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर उनकी भीतर घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी और वो वहां से वापस बिना प्रयास किए हुए वापस झालावाड़ लौट आए। फिर 5वां प्रयास, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ कि जल्दी निपटाओ वरना अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो हमारा भंडा फूट जाएगा। फिर अनीता को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम उसकी एक एक मिनट की लोकेशन हमें बताती रहोगी। अनीता ने प्रवीण को बताया कि चेतन 14 फरवरी की शाम को ट्रेन से रामगंज मंडी से झालावाड़ आएगा। प्रवीण ने अपने साथियों शाहरुख, फरहान और एक नाबालिग के साथ मिलकर चेतन का मर्डर प्लान किया। चेतन को झालावाड़ स्टेशन से किडनैप करना था, फिर इंजेक्शन का हैवी डोज देकर उसे मारना था, मर्डर करना था। यही प्लान इन लोगों ने पहले से बना रखा था। प्लान में शामिल शाहरुख को बाइक से सुकेत छोड़ आया। सुकेत से शाहरुख रामगंज मंडी पहुंचा और ट्रेन में ही वो चेतन का पीछा करने लगा। ट्रेन के पहुंचने के कुछ समय पहले ही उसने मोबाइल पर प्रवीण को झालावाड़ पहुंचने के बारे में बता दिया। इस पर प्रवीण अपनी कार से फरहान और एक उस नाबालिग को साथ लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर उन्हें शाहरुख मिल गया। चेतन स्टेशन से पैदल ही घर जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते में चेतन को प्रवीण ने रोक दिया और जबरदस्ती कार में घसीट कर पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। चेतन को कार से आकाशवाणी के पीछे की तरफ हल्दी घाटी रोड पर ले गए। यहाँ प्रवीण और चेतन के बीच अनीता को लेकर बहुत ही भद्दे शब्दों में कहा सुनी हुई। उसके बाद प्रवीण ने जेब से इंजेक्शन निकाले। चेतन के दोनों हाथ उनके साथियों ने इशारा करने पर पकड़ लिए और हैवी डोजेस के दोनों वो अपने इंजेक्शन जो फॉयल ले गया था उसको तोड़ के उसमें फुल डोज भरी उसमें और एक एक इंजेक्शन उसको दाहिनी और बाईं जांघ पर लगा दिया। दाहिनी और बाईं जांघ पर मतलब हाथ में लगाने के बजाय जांघ में लगाने का कारण उसने ये बताया कि जो शरीर के बाल हैं, हाथ में उतने बाल नहीं हैं, तो सिरिंज का जो निशान होता है वो पता लग जाता है कि यहाँ कोई सिरिंज डाली गई है। लेकिन जांघ में जहाँ बाल बहुत हैं, बालों के बीच में फिर पोस्टमार्टम के समय में भी और सामान्य रूप से फिजिकली जब पंचायतनामे के समय बॉडी को देखा जाता है तो उस निशान का पता नहीं चल पाता है घने गहरे बाल होने की वजह से। तो लिहाजा उसने जांघ में एक एक इंजेक्शन लगा दिए और लगाने के बाद उसने उसकी नाक भी दबा दी। इंजेक्शन लगाने और नाक दबाए जाने से थोड़ी मिनट में ही चेतन की मौत हो गई। चेतन ने मर्डर के बाद प्रवीण से उसके चेतन के मर्डर के बाद प्रवीण ने चेतन के जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो अनीता को उसने मैसेज किया कि ऑटो रिक्शा से पाटन होकर आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद प्रवीण और उसके साथी चेतन के शव को रलायता पुलिया के पास फेंक कर वापस चले गए। एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस ने 20 जून 2018 को शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख के गिरफ्तारी के अगले दिन 21 जून को पुलिस ने ट्रक के चालक जिसने 2 बार उसको मारने की कोशिश की थी, शाकिर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया।
शाकिर ने 5 जनवरी को चेतन को ट्रक से कुचलने का प्रयास किया था, उसमें वो मुकदमा भी लिखा गया था जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। 22 जून को पुलिस ने एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज संतोष निर्मल को भी गिरफ्तार किया। वो पहले अस्थायी रूप से राजकीय हीरा कुंवर महिला अस्पताल में और एक निजी अस्पताल में मेल नर्स का काम करता था। उसी ने वो हैवी डोज के इंजेक्शन दिए थे कांस्टेबल प्रवीण को, और उसकी दोस्ती जिम जाने के कारण और क्रिकेट खेलने की वजह से संतोष निर्मल से हुई थी। संतोष निर्मल भी क्रिकेट का शौकीन था और जिम जाया करता था, और कांस्टेबल प्रवीण भी करता था। तो और निर्मल से संतोष निर्मल से वो इंजेक्शन प्रवीण ने मांगा, और उसने दोस्ती के नाम पर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के स्टोर से चोरी करके 500 मिलीग्राम के 2 इंजेक्शन दे दिए थे। इन इंजेक्शंस को प्रवीण ने संभाल कर रखा था और चेतन की हत्या के लिए इनका यूज़ किया था। इसके बाद पुलिस ने 24 जून को हत्या में शामिल एक नाबालिग को भी पकड़ लिया और उससे वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल बरामद कर लिए। ये नाबालिग शाहरुख की आरटीओ एजेंट की दुकान पर काम करता था। प्रवीण ने वारदात के दिन खुद अपना मोबाइल साथ नहीं रखा था। उसने शाहरुख से बात करने के लिए उसी नाबालिग के मोबाइल का इस्तेमाल किया था। नाबालिग चेतन की हत्या के षड्यंत्र में 25 दिसंबर से 24 फरवरी तक शामिल रहा। शाहरुख इसके पहले किशोर को 50 रुपये देता था क्योंकि उसी की दुकान पर यह काम करता था। बाद में वो उसे 150 रुपये रोजाना देने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह भेज दिया। चेतन की हत्या में पत्नी की भूमिका आने के बाद पुलिस ने 25 जून को उसको फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया। चेतन दिल्ली से कब और किस ट्रेन से आएगा, दिल्ली में कहाँ रहता है, किस रास्ते से निकलता है, किससे घर पहुँचता है, ये सारी जानकारी अनीता ने ही प्रवीण को दी थी। पुलिस ने अनीता के मोबाइल की जांच की तो उसमें कई मैसेज मिले। इन मैसेज से पता लगता है कि चेतन और अनीता के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि प्रवीण के कहने पे अनीता ने मोबाइल को फॉर्मेट करवा के पूरा डाटा नष्ट कर दिया था। प्रवीण आखिरकार सिपाही था, सारी तिकड़म वो जानता था, तो उसने उसको फॉर्मेट करा के सब डाटा उसका नष्ट कर दिया। डाटा रिकवरी टूल से कुछ डाटा तो मिला, लेकिन सारे डाटा रिकवर नहीं होने पाए। अनीता से पूछताछ में पता लगा कि प्रवीण उसको लेकर बहुत पॉजिटिव हो गया था। वो नहीं चाहता था कि अनीता किसी और से बात करे या संबंध रखे। यहाँ तक कि उसने अनीता से कह के उसके पति के साथ के सारे फोटो फेसबुक से डिलीट करवा दिए थे। वो अनीता से कहता था कि अगर उसका साथ अनीता ने नहीं दिया तो वो आत्महत्या कर लेगा। अनीता पुलिस की पूछताछ में ये तर्क देती है कि वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाई, क्योंकि प्रवीण हर बार कहता था मैं जान दे दूंगा, और इसीलिए वो वही करती थी जो प्रवीण कहता था। चेतन की हत्या के बाद भी प्रवीण और अनीता के संबंध पहले जैसे ही बने रहे। प्रवीण उसको यही समझाता रहा, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आएगा, विसरा की जांच में कुछ नहीं आएगा, और इस दौरान दोनों ने साथ मिलकर वकीलों से भी संपर्क किया था। अनीता ने पुलिस को बताया कि उसके पति चेतन को छोटे बेटे पर शक था कि वो उसकी पैदाइश नहीं है। इस बात पर वो घर में कई बार उसकी लड़ाई भी हुई थी, और तब उसके परिजनों ने बीच बचाव करते हुए ये कहा था कि सबसे अच्छा तरीका है कि इनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। और चेतन ने कहा था अगली बार लंबी छुट्टी जब 3-4 दिन की लेके आऊँगा तब मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा। पुलिस ने 28 जून को झालावाड़ का वो फरहान भी गिरफ्तार कर लिया जो उसकी हत्या में शामिल था। इधर प्रवीण को पहले से आभास हो गया कि जब एक एक करके सब गिरफ्तार हो गए तो पुलिस को सच्ची बात या सच्ची कहानी का पता लग गया होगा। तो वो 14 जून को सरकारी काम से अजमेर जाने को कहकर और फिर वहां से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में प्रवीण के अलावा झालावाड़ के 2 अन्य कांस्टेबल्स जो उसका बचाव करते रहे, उसको छिपाते रहे, उसकी मदद करते रहे, उन पर भी शक की सुई घूमी। तो तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने दोनों कांस्टेबल्स रवि दुबे और आवेश मोहम्मद को 28 जून 2018 को सस्पेंड कर दिया। प्रवीण भी एसीबी में डेपुटेशन से पहले इसी शाखा में रहा जहां ये दोनों काम कर रहे थे। गोपनीय शाखा जो पुलिस की होती है उसमें ये 2 सिपाही थे।
और उसकी मदद करने के आरोप में उन दोनों को सस्पेंड कर दिया था। और एसपी ने उन दोनों के सस्पेंड करने के बाद प्रवीण को भी फरारी में ही सस्पेंड कर दिया था। 18 अगस्त 2018 को मुखबिर से बहुत अच्छी सूचना मिली कि प्रवीण मध्य प्रदेश से आ रहा है। इस पर स्पेशल टीम गठित करके नाकाबंदी की गई और इस दौरान टीम के सदस्य जो साइबर विशेषज्ञ थे एसआई अजीत मूंगा, उनको भी भानपुरा की ओर आने की सूचना मिली। भीलवाड़ा चौराहे पर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में प्रवीण ने अपना अपराध कबूल कर लिया, क्योंकि बाकी सब बातें तो बाकी पकड़े गए लोग बता ही चुके थे। उससे केवल क्रॉस एग्जामिनेशन करना था, उससे क्रॉस करना था उन सभी पता हुए जो फैक्ट्स पता थे उसको क्रॉस वेरीफाई करना था। वो सब वेरीफाई कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। ट्रायल बिल्कुल फाइनल स्टेज में है और बहुत जल्दी ही इसका फैसला भी सुनाया जाएगा। आज की घटना देखिए, आज फिर बचपन की प्रेम कहानी वो काल बनकर पति पर टूट पड़ी और उसकी जान ले ली। प्रेमी चालाक था, पत्नी की पोस्टिंग उसी स्कूल में कराई जहां उसकी शादीशुदा प्रेमिका पढ़ाती थी, वहीं पास में मकान खरीदवा दिया। ससुराल में आने जाने पर सास ससुर टोका टाकी करते थे। नया मकान खरीदवा दिया, वहाँ बेरोक टोक आना जाना हो गया। सास ससुर कभी कभार आते भी थे तो उनको फ़ोन पर होने वाली बातचीत और व्यग्रता, व्याकुलता और कुछ सामान जल्दी जल्दी कहीं से कोई लेके आता था, इन सब से उनको शक हो रहा था कि वो बात तो ये प्रवीण से ही हो रही है। खैर, प्रवीण से दूसरा बेटा जब हुआ तो पति चेतन को उसने जो टाइम कैलकुलेट किया अपना, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये उसका बेटा नहीं हो सकता। पत्नी सफाई देती रही। 2-3 महीने में ही बच्चे के रंग रूप नाक नक्श से पति को, चेतन को ये आभास होने लगा कि ये कहीं कहीं किसी तरह से मेरा बच्चा नहीं लगता, बल्कि चूंकि उसके दिमाग में प्रवीण ही घूम रहा था तो वो बार बार कहता था कि प्रवीण की नाक भी ऐसी है, प्रवीण की ये है। और इस बात को लेकर पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ करता था। और फाइनली फिर जब परिवार वालों को बिठा के तय किया गया तो ये तय किया गया कि इसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, तभी ये शक दूर होगा। और बस उसी दिन, जिस दिन डीएनए की बात तय हुई, उसी दिन से अनीता ने प्रवीण को बताया कि अब किसी भी दिन हम लोगों का भांडा फूटने वाला है, जल्दी से इसको रास्ते से हटाओ। प्रवीण ने तुरंत पुलिसिया दिमाग अपना लगाकर 4 अटेम्प्ट किए पर नाकाम रहा। फिर अनीता ने पति की एक मिनट की लोकेशन जब देनी शुरू की तो 5वें अटेम्प्ट में उस बेचारे पति की हत्या हो गई। अनीता का प्रवीण से इतना लगाव था, बचपन का प्यार था, कक्षा 1 से शुरू हुआ ये प्यार था, तो उसे शादी करनी थी। कहा भी गया कि इन लोगों ने प्रपोज किया था, घर वाले राजी नहीं हुए। और अगर शादी नहीं हुई तो जब उसकी अपनी शादी हो गई प्रवीण की, तो उसको उसमें खुश रहना चाहिए था। उसको दूसरे के परिवार को बर्बाद करने का न तो कोई औचित्य था, न कोई उसको हक था। अनीता भी, जिसके साथ वो पवित्र बंधन में 7 फेरे उसने अग्नि की को साक्षी मान के लिए थे, उसके साथ उसे इतनी गद्दारी नहीं करनी थी। प्रेमी से वो उसका पति बड़ा अफसर था, उससे ज़्यादा सुंदर था, उसकी ज़्यादा तनख्वाह थी उसके पति की, और वो खुद भी टीचर थी और एक बच्चा भी था। इन सब चीज़ों के होते हुए भी वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। ये बचपन का प्यार बहुत खतरनाक होता है। या तो बचपन के प्यार को शादी तक ले जाकर शादी में उसको चेंज कर लीजिए, या शादी उसकी हो जाए, या फिर उसे फौरन भूल जाना चाहिए। दोनों में से कोई इस बचपन के प्यार को याद करेगा तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।